अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एक्सप्रेसो में खुश आमदीद। मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे और आज का दिन बेहतरीन बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं। हम यूं तो अच्छी अच्छी खबरों से आगाज़ करते हैं, लेकिन एक बुरी खबर भी है जो पहले हमने सोचा कि डिस्कस कर लें, फिर अच्छी खबर भी डिस्कस करेंगे। लीबिया के आर्मी चीफ मोहम्मद अली अहमद अल हुदाद का तैयारा गिरकर तबाह हो गया और लीबिया के वजीर आज़म ने आर्मी चीफ की हलाकत की तस्दीक कर दी है। तैयारे ने अंकारा से उड़ान भरी थी, कुछ देर बाद तैयारे का राब्ता एयरपोर्ट से मुनक़ता हो गया था और हंगामी लैंडिंग की कोशिश भी नाकाम हो गई। कई घंटों बाद तैयारे का मलबा मिला है। आर्मी चीफ समेत 5 अफराद सवार थे। लीबिया के आर्मी चीफ ने तुर्की के वजीर दिफा और हम मनसब से मुलाकातें की थी। तुर्की से वापसी के दौरान जनरल मोहम्मद अली अल हुदाद का तैयारा हादसे का शिकार हुआ है। लीबिया की इत्तेहादी हुकूमत का 3 रोज़ा सोग का ऐलान और अब तकनीकी टीम तहकीकात के लिए तुर्की भेजने का भी फैसला किया गया है। तो ये बुरी खबर थी जिसका हमने आपसे तस्करा किया। सबसे पहले अब अच्छी खबर की जानिब बढ़ते हैं और अच्छी खबर यह है कि बाकमाल लोग लाजवाब सर्विस जो थी, तवील इंतजार और कोशिशों के बाद बिल आखिर कौमी एयरलाइन को 135 अरब में फरोख्त कर दिया गया है और आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने पीआईए को 75 के 75% हिस्से थे यानी शेयर्स थे वो खरीद लिए हैं। पीआईए बिड हुई है, वो उसके मनाजिर कुछ आपको दिखाते हैं। We would like to congratulate Arif Habib Consortium on The Lucky Consortium has decided not to revise their bid offer, so the highest bid offer stands at 135 billion submitted by Arif Habib Consortium Limited. Congratulations to Arif Habib Consortium and also congratulations to Lucky Consortium. बहुत ही इंटरेस्टिंग बिड थी और इसके मनाजिर जो है लोगों ने टेलीविजन स्क्रीन पर देखे हैं। कामयाब बोली के बाद आरिफ हबीब ये कहते हैं कि पीआईए की बोली से पाकिस्तानी मईशत को फायदा होगा, बैरूनी सरमायाकार पाकिस्तान की तरफ रागिब होंगे। हुकूमत ने बहुत शफाफ अंदाज में पीआईए की निजकारी की है और आज पाकिस्तान की जीत हुई है। मुल्क में सरमायाकारी को फरोग मिलेगा। पीआईए ने अच्छे दिन देखे हैं। पहले मरहले में जो ऑपरेशनल तैयारियों की तादाद है, तैयारों की तादाद है, ऑपरेशनल तैयारों की तादाद 38 कर देंगे और फिर तादाद 65 तक पहुंचाई जाएगी। पीआईए अमले को एतमाद देंगे, मजीद लोगों के लिए रोजगार के मौके होंगे। और पाकिस्तान की जीत हुई अल्हम्दुलिल्लाह मज़ीद इन्वेस्टमेंट को जो है फ़रोग़ देगी और ये जो पीआईए है वो एक हमारा कौमी इदारा है और अल्हम्दुलिल्लाह उसने बहुत अच्छे दिन देखे और वो दुनिया में नंबर 2 जो है वो एयरलाइन रही है। उसके जो सारे एम्प्लॉइज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा जो है वो कॉम्पिटेंट हैं, बहुत काम को जो है बहुत अच्छा जानते हैं। एम्प्लॉइज़ जो हैं उनको हम कॉन्फिडेंस देंगे और उनके जो एम्प्लॉइज़ की जो उनकी अपनी एक्सपर्टीज़ है उसका पूरा हम फ़ायदा उठाएंगे और ज़ाहिर है हम जब एक्सपेंशन करेंगे तो और लोगों के लिए रोज़गार के भी जो है वो मौके होंगे और जो एग्जिस्टिंग लोग हैं, जो तजर्बेकार लोग हैं, इनके लिए भी जो है वो बहुत अच्छे मौके होंगे। और मुशीर निजकारी मोहम्मद अली ने कहा है कि पीआईए की निजकारी हुकूमती एजेंडे का अहम अंसर है और पीआईए की बिडिंग के बाद सरमायाकारी और निजकारी की नई राहें खुलेंगी। अप्रैल में 51 से 100% शेयर्स की फरोख्त का फैसला किया गया है और बाद में 75% शेयर्स फरोख्त करने का फैसला किया गया। मुशीर निजकारी का कहना था कि 90 रोज़ के अंदर मजीद 25% शेयर्स फरोख्त करने का प्लान है और इसके लिए खरीदार कंसोर्शियम को 90 दिन की मोहलत है वो दी जाएगी और इस कीमत पर 90 दिन में खरीद सकेगा। इसके अलावा कामयाब करार पाने वाला जो कंसोर्शियम है मजीद 101 से 2 कंपनियों को भी शामिल कर सकेगा और 92.5% फंड पीआईए पर ही खर्च होंगे और हुकूमत को 7.5% रेवेन्यू मिलेगा। तो ये सारी सूरत हाल है, इस पर हमने बात करनी है। हारून शरीफ हमारे साथ मौजूद है, साबिक चेयरमैन इन्वेस्टमेंट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हारून साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? हारून साहब हम अब आपको सुन नहीं पा रहे हैं। जी आपको आवाज आ रही है? जी अब आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले ये बताएं, ये आपको लगता है कि ये सेलर फेवर डील है या हुकूमत को भी इससे कुछ मिलेगा? जी इसके पहलू हैं लेकिन ओवरऑल बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि हुकूमत ने एक फैसला किया है कि हम कमर्शियल जो इदारे हैं उनको प्राइवेट सेक्टर को हैंड ओवर करना चाहते हैं। दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट क्योंकि बहुत सालों से एक जमूद था और जो हमारी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं वो लॉस मेकिंग से लॉस मेकिंग होती जा रही थी और टैक्स पेयर का पैसा और लोन का पैसा उनके रिवाइवल की तरफ लग रहा था।
तो ये एक ओवरऑल अच्छी चीज है कि अब दुनिया को थोड़ा सा इस पे ट्रस्ट बनेगा कि हुकूमत इससे निकलना चाह रही है। ये लॉस और गेन टाइम बताएगा, क्योंकि अभी तो बहुत एक मिनिमल प्राइस है जो गवर्नमेंट को रिसीव होगी, $300 मिलियन या 10 अरब रुपया। बाकी जो कमिटमेंट है वो इन्वेस्टमेंट की है कंपनी के अंदर। अगर तो ये कंसोर्शियम कंपनी को रिवाइव करके एक वर्ल्ड क्लास कंपैरेटिव एयरलाइन 3 साल में बना देते हैं, देन यू नो इट्स अ सक्सेसफुल चेंज। लेकिन अगर वो एक छोटी एयरलाइन बन जाती है, बाकी लोकल एयरलाइन की तरह भले प्रॉफिटेबल हो जाए, तो मे बी उसका जो पूरा पोटेंशियल है वो यूज नहीं हो पाएगा। ये जो प्राइवेटाइजेशन है दुनिया में, इसके मिक्स्ड रिटर्न दिखते हैं। तो पीआईए एक टेस्ट केस है, लेकिन ये आपकी बात वजह है कि इसकी वजह से जो बहुत दिनों से लोग एतबार नहीं कर रहे थे कि हुकूमत एक एफिशिएंट तरीके से अपना एसेट ट्रांसफर कर सकती है, कल वो ओवरऑल डील कंप्लीट हो गई। तो हारून साहब, इस डील को मजीद पॉजिटिव इस तरह से नहीं देखा जा सकता कि अभी 25% जो हिस्से हैं, जो शेयर्स हैं, वो हुकूमत के पास ही हैं और अभी उन्हें फरोख्त करने की भी बात की जा रही है, तो ये मजीद बेहतरी आएगी इस डील में? 135 एक जगह पर आ गए हैं, मजीद 25% बेचने से मजीद पैसे इकट्ठे होंगे? जी, इसमें हमें क्लियर होना चाहिए कि गवर्नमेंट ने तो ऑफलोड करने हैं, लेकिन वो कब करते हैं, किस तरीके से करते हैं। कंसोर्शियम लेता है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लेता है, लेकिन उसकी कीमत क्या लगती है ये तो भी वक्त बताएगा। लेकिन ये डील को अगर आप ये कोई सेल प्राइवेटाइजेशन इज नॉट, बहुत से लोग इसको सेलिंग ऑफ से या सेलिंग फैमिली सिल्वर से तशबीह देते हैं। प्राइवेटाइजेशन इज ए पॉलिसी कि आप कंट्रोल मैनेजमेंट का एक अपने हिसाब से कॉम्पिटेंट मैनेजर्स को प्राइवेट सेक्टर में हैंड ओवर कर रहे हैं विद ए होप कि कंपनी रिवाइव होगी। मैं दोबारा ये बोलूं कि ज्यादा जरूरी ये है कि कंपनी रिवाइव हो और अपना स्टेटस रीगेन करे, ना कि वो जो बिडर है वो वहां से सिर्फ पैसे बनाना शुरू कर दे। इसके लिए गवर्नमेंट का 25% रखना अभी इट मेक सेंस, ताकि वो बोर्ड के ऊपर बैठे, उनसे बातचीत करें, टर्म्स एंड कंडीशंस को इंश्योर करें। लेकिन ये एक पहला स्टेप है। असल स्टेप ये है जब लोग इसके देखें ना, असल स्टेक होल्डर तो मैं और आप हैं जिन्होंने ट्रैवल करना है। जब हमें इसके फवायद दिखने शुरू होंगे तो यकीनन एतमाद मजीद बहाल होगा कि इन्होंने सही फैसला किया। राइट, तो इसके साथ ये भी बताएं कि पीआई की बोली गुज़िश्ता साल 10 अरब की बोली थी, अब इसमें इंक्रीज हमने देखा है 135 अरब तक पहुंची है। इसको कितना पॉजिटिव देखते हैं? और 19 साल लगे हैं ये सारा फैसला लेते हुए, इसको कैसे देखते हैं आप? जी देखिए, पहली बात तो ये है कि बोली 135 अरब की जरूर है, लेकिन पहली जो 10 अरब की थी वो भी हुकूमत को जाने थे, अभी भी तकरीबन 10 अरब हुकूमत को जाने हैं। तो जो एक्चुअल चेंज है डील में वो ये है कि जो 92.5% है वो री इन्वेस्ट होना है कंपनी में, ना कि हुकूमत में। तो ये ओवरऑल एक वैल्यूएशन है, ना कि एक सेल ऑफ प्राइस है। बहुत से लोग इसको कंफ्यूज कर रहे हैं। देखिए, मैं अब दोबारा से कह रहा हूं कि ये बहुत से लोगों के जो जहन में है कि एसेट बेच दिया, सस्ता बेच दिया। आप देखें ना, 40 से 50 अरब डॉलर का सालाना नुकसान हो रहा था, वो भी तो टैक्स पेयर की किटी से जा रहा था, आपने उसको रोक लिया। बेतहाशा इसके अंदर करप्शन होगी, नेपोटिज्म होगा, वो भी पास ऑन हो गया। तो ये हुकूमत के लिए और मुल्क के लिए एक पॉजिटिव साइन है। लोकल इन्वेस्टर्स ने लिया है, वो भी अच्छा साइन है। ये जो ऑब्सेशन है फॉरेन इन्वेस्टर का, लेकिन इनको चाहिए कि किसी बड़ी एविएशन की एयरलाइन से एक टेक्निकल पार्टनरशिप करें ताकि उनके सिस्टम्स यहां पर इंट्रोड्यूस किए जा सके। राइट, तो ये भी बताइएगा कि अब जो हम पर एक बोझ बनता चला जा रहा था और पीआईए मुसलसल खसारे में थी, और अब जब ये बोली लग गई है, बिक गई है, उसके 75% हिस्से बेच दिए गए, अब क्या पॉजिटिव तब्दीली देख रहे हैं? क्योंकि कुछ लोग अभी भी कह रहे हैं कि हुकूमत के हिस्से में तो कुछ आया नहीं है, और ऐसी बातचीत चल रही है जिसमें तनकीद की जा रही है, उनके हिस्से में तो कुछ आया नहीं। लेकिन आप समझते हैं कि खजाने पर ये जो मुसलसल बोझ था ये तो उतरेगा? जी बिल्कुल, मैंने जैसे अर्ज किया कि एक 30-40 अरब रुपया जो सालाना उसके लॉसेस को फिल करने के लिए जा रहा था, वो होल रुक जाएगा। मेन मकसद जो आईएमएफ भी पाकिस्तान से कह रहा है वो यही है कि आप लॉस मेकिंग एंटरप्राइज में फ्रेश मनी टैक्स पेयर की ना डालिए, उसको कहीं प्रोडक्टिव जगह पे लगाएं। तो इसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए
ये अगर आप डील देखें तो गवर्नमेंट के कैश फ्लो के ऊपर, फिस्कल पोजीशन के ऊपर एक पॉजिटिव असर पड़ेगा। बहुत ह्यूज नहीं है, लेकिन 3 जो बड़े हमारे लॉस मेकिंग इदारे हैं, पाकिस्तान स्टील है, पाकिस्तान रेलवे है, PIA है, उसमें से आपने पहले इदारे को हैंडओवर कर दिया प्राइवेट सेक्टर को, विच इज दुनिया का ट्रेंड भी है। दुनिया में तो बहुत देर से हो रहा है, हमारे में गैप आया हुआ था। सो मेरे हिसाब से सिग्नलिंग अच्छी है, फील गुड फैक्टर तो है। ये क्या सिग्नल जो है, अब गैर मुल्की सरमायाकार भी इस सिग्नल्स को रिसीव करेंगे और आपको लगता है कि उसमें भी कुछ बेहतरी आएगी? हमारे पास बहुत सारी अभी ऑफर्स उनके लिए मौजूद हैं और आप देख ही रहे हैं कि बातचीत चल रही है। जी, गैर मुल्की सरमायाकार जॉइंट वेंचर्स में आएंगे। अगर ये कंसोर्शियम किसी से जॉइंट वेंचर कर लेता है कि हम मैनेज करेंगे, आप पैसे डालें, तो यकीनन आ सकते हैं। अभी आउटराइट उनका आना मुझे काफी वजूहात से मुश्किल दिखाई देता है। अगेन, प्राइवेटाइजेशन फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, ट्रांसफर ऑफ एसेट होता है। फ्रेश इन्वेस्टमेंट होगी जब ये जो PIA की एक्सपेंशन के लिए पैसे लगेंगे, नए जहाज आएंगे, सिस्टम्स होंगे, दैट इज फ्रेश इनफ्लो। अभी तो टेक ओवर हुआ है। सो हमें बड़ा क्लियर है कि एक ब्रिक बाय ब्रिक आप बिल्ड करते हैं कॉन्फिडेंस, और ये एक बड़ी पॉजिटिव ब्रिक है फॉर लोकल एंड इंटरनेशनल पीपल। जॉइंट वेंचर्स इज एन आंसर। बाहर से कोई आके अभी पाकिस्तान में इदारे चलाने के लिए, क्योंकि उनके पास बहुत सी ऑप्शंस है, अभी मुश्किल दिखाई दे रहा है। तो हारून साहब, अब अगर PIA की निजकारी हो गई है, इसके बाद आप क्या देखते हैं कि कौन से ऐसे इदारे हैं जिनकी फौरन निजकारी हो जानी चाहिए? आपने स्टील मिल का भी जिक्र किया, दीगर इदारे भी मौजूद हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये बेहतरी की जानिब पहला कदम उठा लिया गया है, मजीद क्या उठाने चाहिए? जी, मेरा, क्योंकि मैं खुद कैबिनेट कमेटी के प्राइवेटाइजेशन का भी हिस्सा रहा हूं, देखिए मेरा व्यू बड़ा क्लियर है कि आपको सिर्फ लॉस मेकिंग इदारों को नहीं बेचना चाहिए। एक प्रिंसिपल डिसीजन लें कि गवर्नमेंट ने अब से कमर्शियल प्रॉफिट मेकिंग कंपनियां नहीं चलानी है। देन यू शुड सेल द कंपनीज व्हिच आर मेकिंग मनी। देखिए ना, भले आपके लिए पैसा कमा रहे हो, लेकिन आप इससे निकले। हुकूमत का काम कंपनियां चलाना पूरी दुनिया में खत्म हो चुका है। सो आपको रिलेटिवली छोटे प्रॉफिट मेकिंग डिस्कोज या एनर्जी के जो जनरेशन के प्रोजेक्ट्स हैं, 20-20, 25-25 अरब रुपए के, उनको टेबल पे रखना चाहिए। वो जल्दी भी बिक जाएंगे और उनके अंदर मशीनें भी नहीं है और एक कॉन्फिडेंस जल्दी बिल्ड होगा। ये जो रेलवे है, स्टील है, PIA, आपने PIA को देख लिया, इतना अरसा लगता है इतने बड़े इदारे को उसकी डील स्ट्रक्चर करने में, लोगों को अट्रैक्ट करने में। हमें मोमेंटम को नहीं टूटने देना चाहिए, ये मेरी एडवाइस है हुकूमत को। राइट। और एक रेजिस्टेंस हम देखते हैं जो मुलाजमीन की जानिब से हर बार आती है निजकारी को लेके, तो मुलाजमीन के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट के तमाम अरेंजमेंट्स हैं, उसके हवाले से बताइएगा, आप उसको किस तरह से देखते हैं, जिनमें उनकी पेंशन, मेडिकल और सब्सिडीज, टिकट्स, तमाम चीजें शामिल हैं? देखिए, जो लाइफ टाइम पर्क्स हैं और लाइफ टाइम जो एम्प्लॉयमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो पूरी दुनिया में खत्म हो रहे हैं। अब आपको परफॉर्मेंस बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। इन्होंने 1 साल की गारंटी दी है कि रखेंगे और इवेलुएट करेंगे। एम्प्लॉयज को चाहिए कि मेहनत करके अपनी काबिलियत को रेलेवेंट बनाएं और शो करें। लेकिन अगर प्राइवेट मैनेजर के पास चला गया है, वो तो देखेगा बेस्ट पॉसिबल प्रोफेशनल सेटअप इन द मीडियम टर्म क्या बनता है, किसकी जरूरत है, किसकी नहीं है। फिर वो एक गोल्डन हैंडशेक का प्रोसेस होता है सेवरेंस का, कि एम्प्लॉय के पास कम से कम 2-3 साल के पर्क्स रहे। हाँ, जो हुकूमत का इसका तरीका था, लाइफ टाइम पेंशंस एंड फैसिलिटीज, मेरा नहीं ख्याल कि नया बायर उसको कंटिन्यू कर पाएगा। राइट। तो हारून साहब, आरिफ हबीब कंसोर्शियम को जो चैलेंजेस दरपेश होंगे इसको दोबारा अपने पांव पर खड़ा करने के लिए, आपको क्या लगता है क्या चैलेंजेस होंगे वो? जी, पहला चैलेंज तो उनका सबसे बड़ा ये है कि इनका तजर्बा जो है कंसोर्शियम का एयरलाइन इंडस्ट्री चलाने का तो नहीं है, लिहाजा उनको टेक्निकल प्रोफेशनल्स को एक्वायर करना है जो इस इंडस्ट्री को समझते हो। पोस्ट कोविड एविएशन इंडस्ट्री बहुत कंपेटिटिव हो चुकी है। दूसरा चैलेंज इनका यह है कि इनको इसकी ऑब्वियसली एक फेयर असेसमेंट करके इसको रिवैम्प करना है, रिस्ट्रक्चर करना है और प्लेन्स को वर्ल्ड क्लास बनाना है। तीसरा इनका चैलेंज ये है कि जो गवर्नमेंट से कमिटमेंट्स की हैं उसको टाइमली ऑनर करना है। अगर ये तीनों कर लेते हैं अगले 2 साल में तो कोई वजह नहीं है कि ये एयरलाइन रिवाइव हो सकती।
और ये अब जो सूरत हाल है इसमें जो पहले से मौजूदा जो मुलाजमीन हैं और हुकूमत है, इनको किन चैलेंजेस का सामना होगा? जी मैं आपको बता रहा हूं कि कहीं पर भी ब्यूरोक्रेट्स को भी, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के मुलाजमीन को भी, जो तो मेरिट के बगैर भर्ती हुए हैं, इन एनी केस उनको कोई और जॉब ढूंढना चाहिए या स्किल्स इंप्रूव करनी चाहिए, क्योंकि कंपनियां और हुकूमतें और सब जगह मेरिट पे लोग आते हैं तो डिलीवर कर पाते हैं। बिल्कुल। सो इनको इंश्योर करना होगा नई मैनेजमेंट को कि बिल्कुल मेरिट को सामने रखें और लोगों को हेल्प आउट करें उसके हिसाब से। बाकी किसी का रोजगार खत्म करना एक मुश्किल फैसला होता है, उसका एक तरीका बनाना चाहिए कि उसके ऊपर इमीडिएट हार्डशिप ना आए और फेज्ड आउट तरीके से वो कोई बाइज्जत काम दुनिया में कर सके। ऐसी पूरी दुनिया में होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कीपिंग एन ओवरस्टाफ्ड कंपनी प्रॉफिटेबल एंड एफिशिएंट, वो प्रोपोजिशन खासी मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल ठीक। हारून शरीफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि निजकारी पर डिस्कशन हो रही थी। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। कुछ सियासी गुफ्तगू हो जाए। 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस गुज़िश्ता हफ्ते इस्लामाबाद में हुई, जिसमें मुज़ाकरात की बातें भी हुई और मुल्क भर में 8 फरवरी को एहतजाज की कॉल भी दी गई, जिस पर बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा कि बानी पीटीआई ने पैगाम दिया है कि जो मुज़ाकरात की बात करेगा वो हमारे साथ नहीं है। और साथ ही ये भी कहा कि बानी ने सुहेल आफरीदी को पैगाम दिया है कि एहतजाज की तैयारी करे। इस पर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का अलीमा खान के मुज़ाकरात के बयान पर तबसरे से गुरेज। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई ने अचकजई और नासिर अब्बास को मुज़ाकरात का इख्तियार दिया, तहरीर मौजूद है। अगर अलीमा खान कह रही हैं किसी के पास मुज़ाकरात के इख्तियार नहीं, तो ज़रूर कोई पैगाम आया होगा। मुज़ाकरात पे मेरा एक ही स्टैंड है। आजकल के जो हालात है और स्पेशली कल जिस तरीके से पैगाम आया हुआ है, अलीमा बाजी ने जो उस पर तस्करा किया, मेरा ख्याल है कि मैं इस पर कोई तबसरा नहीं करूँगा। अचकज़ई साहब के पास अगर मैंडेट है तो फिर वो बात कर ले। देखो, लग तो नहीं रहा, लेकिन मुलाकात होनी चाहिए। मुलाकात न होने से बहुत मसाइल पैदा हो रहे हैं और ऑलरेडी मुल्क बहुत ट्रबल में है। एटलीस्ट ये तो होना, हम तो कुछ और सोच रहे थे, लेकिन अगर और कुछ भी ना हो तो ये साल ख़त्म होते होते मुलाकात ज़रूर होनी चाहिए। बहनों की मुलाकात पे कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकात होनी चाहिए, खान साहब की फैमिली की मुलाकात होनी चाहिए। आवाम को पता होना चाहिए कि खान साहब किस हालत में। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दी है। काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं असेंबली में बारहा कह चुका हूं कि पीटीआई संजीदा है तो हुकूमत भी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। गैर कानूनी मुतालबात, ब्लैकमेलिंग के साथ बात नहीं हो सकती। जो जायज़ मामलात हैं सिर्फ उनकी रोशनी में डायलॉग आगे बढ़ सकता है और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम सियासी जमातों में हम आहंगी ज़रूरी है। पीटीआई और उनके जो साथी हैं जो बात कर रहे हैं, उन्होंने, मैंने आज अखबार में पढ़ा है डायलॉग की, तो मैंने तो असेंबली में डायलॉग की उनको दावत दी, उससे पहले भी दावत दी, उसके बाद भी दावत दी। अगर वो उसके ऊपर तैयार है तो गवर्नमेंट पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है। पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में हामनी होनी चाहिए, लेकिन इसकी आड़ में गैर कानूनी और ब्लैकमेलिंग वो नहीं हो सकती। जो जायज़ मामलात हैं उसकी रोशनी में डायलॉग आगे बढ़ सकता है, जिसके लिए मैंने दावत दी और अब भी मैं उसको रिट्वीट कर रहा हूँ। हुकूमत और अपोजिशन के ये मामलात हैं जनाब, तो इस पर हमने बात करनी है और बात करने के लिए मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे शौकत साहब, आप अक्सर हमारे शो में गिला किया करते थे कि पार्टी जो है कुछ जो रहनुमा है उनको नज़रअंदाज कर रही है, लेकिन अब तो आप मरकजी क़यादत में शामिल हो गए हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशन उसके लिए। और साथ ही ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म ने एक बार फिर मुज़ाकरात की ऑफ़र दी है। आप ही मुज़ाकरात की बात करते रहे हैं हमेशा से, आपको लगता है कि पीटीआई को इस ऑफ़र पर गौर करना चाहिए? बहुत शुक्रिया। देखिए, एक ज़ात के लिए सोचना है, एक मुल्क के लिए सोचना है। वज़ीर आज़म साहब ने दावत तो दी है, लेकिन वो ऐसा होता है ना कि वो दूध दे मैंगने डाल के, कि आप जो हालात इस वक्त बने हुए हैं उसमें आप दावत भी दे रहे हैं और साथ एक शर्त और भी रख रहे हैं कि जी ब्लैकमेलिंग नहीं होगी। ये अल्फाज जो है ना, देखिए, ये पहले ही आपने माहौल ख़राब कर दिया है। जो पाबंदियाँ लगाई हैं इमरान खान के ऊपर कि आप कोई मुलाकात ना करें, जब उनके साथ मुलाकात ही नहीं होगी तो आप डायलॉग किस चीज़ के होंगे? दूसरी बात यह कि आपके पास एक बड़ा ऑप्शन मिला था हुकूमत के पास के अचकजई साहब और नासिर अब्बास साहब
कोई इख्तियार मिला था बातचीत का। तो मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत को खुद रब्ता करना चाहिए था उनके साथ, फिर उनकी जो तकर्री है कौमी असम्बली में, सेनेट के अंदर एज जो अपोजिशन लीडर, उनको नामजद कर देती तो माहौल बन जाता। लेकिन आई थिंक कि हुकूमत खुद इंटरेस्टेड नहीं है, सिर्फ मीडिया के लिए वज़ीर आज़म साहब आके दावत की बात कर लेते हैं। बाकी उनके जितने भी वज़रा साहिबान हैं आप देखें, वो तो आग बरसाने वाले बातें करते हैं ना। जब भी टीवी के ऊपर आते हैं तो ऐसा समझते हैं कि जैसे हम जो है, हमें आवाम ने वोट नहीं दिया है और सारा वोट इनको मिला है। तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना। मैंडेट तो हमारे पास है, आवाम ने मैंडेट दिया है, आप जुल्म बंद कर दें। आप फौरी तौर पे इमरान खान से मुलाकातों की इजाजत अच्छा, तो शौकत साहब अभी आपको क्या लगता है, लचक हुकूमत दिखा रही है, पीटीआई जो है वो हम देख रहे हैं कि वो तगड़े तरीके से अपने मौके पे खड़ी हुई दिखाई दे रही है। एक जानिब तो मुज़ाकरात की बात करते हैं, दूसरी जानिब मुज़ाकरात ना होने की बात भी होती है। तो जो कंफ्यूजन है पीटीआई की, आपको लगता है कि इसमें कुछ क्लैरिटी आनी चाहिए, कोई धीमे मिजाज का शख्स जो है उसको आगे करना चाहिए जो बातचीत करे? मेरे ख्याल से देखें, बेस्ट गौहर और सलमान अकरम राजा से अलावा असद कैसर साहब हो गए, इससे ज्यादा धीमे कहाँ से हम लेकर आए। और वो बार बार कह रहे हैं कि जी हालात को बेहतर करें। तो आप तो खुद देख रहे हैं ना कि मुल्क चल तो नहीं रहा है ना। आप तवानाई बहरान आप खत्म नहीं कर सके, टैक्सों का निज़ाम आप नहीं दुरुस्त कर सके, मईशत नहीं दुरुस्त कर सके। आपके सामने टेक्सटाइल मिलें बंद हो रही है, कोई 144 के करीब तो पंजाब में बंद हो गई। तो अगर एक मिल में 1000 बंदे काम कर रहे हैं तो आप अंदाजा करें कि 144, इसका मतलब है कि 1.5 लाख लोग बेरोजगार हो गए। तो हुकूमत कोई रिलीफ तो नहीं दे सकी आवाम को आज तक। होगा क्या, मुल्क कैसे चलेगा? सिर्फ कर्जों पे चलेगा। आप देखें ना, पीआईए बिकी है 135 अरब के ऊपर, 5300 अरब की करप्शन हो गई। तो अंदाजा करें कि 5300 अरब की करप्शन में आप अगर वो करप्शन रोक लेते तो आज हमें ये दिन तो नहीं देखना पड़ता है कि कौमी एयरलाइन का जो है वो हम किसी और को देना पड़े कि जी आप चलाएं, हम नहीं चला सकते। इसी तरह स्टील मिल है, इसी तरह आपके डिस्कोज हैं जो वापडा के जेर एहतमाम चल रहे हैं, नहीं चला सकते ना, क्योंकि करप्शन हो रही है। तो कहने का मकसद ये है कि मुल्क चल नहीं रहा है, आपने कोई रास्ता निकालना है। तो शौकत साहब, बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। शौकत साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक जिम्मेदारी हुकूमत के साथ साथ अपोजिशन पर भी आयद होती है, और वो अवामी मसाइल की है। अवामी मसाइल डिस्कस इसी वक्त होते हैं जब ऐसी कोई बड़े लेवल पर कोई बातचीत या कोई ऐसी डील सामने आती है। अमूमन हम देखते हैं कि ऐसी सूरत हाल में जब आवाम के मुतालबात सामने रखने और आप दीगर मामला जिनकी बात कर रहे हैं, पार्लियामान जो है एक प्लेटफॉर्म मौजूद है, वहां पर बातचीत क्यों नहीं होती है जो कि बाकायदा प्लेटफॉर्म मौजूद है? ये जब भी पीटीआई का तस्करा करें तो ये एहतजाज की जानिब क्यों जाती है? नहीं, देखिए, एहतजाज तो हमारी आखिरी ऑप्शन होती है ना। इस एक साल में हमने कौन सा एहतजाज किया? आपके सामने है। ये कहते थे रोज एहतजाज करते हैं। 26 नवंबर के बाद दूसरा 26 नवंबर गुजर गया, दूसरा साल शुरू हुआ। अब इतना इंतजार कर लिया, अब आप देखें कि ये तो हमारा मैंडेट छीन कर ये खुद हुकूमत शौकत साहब, कॉल्स तो दी गई हैं, लेकिन अवाम जो है वो नजर नहीं आए उस तरह से। नहीं, ये गलतफहमी में है हुकूमत की। जी आवाम नहीं है, आवाम का इतना बड़ा प्रेशर है, आप अंदाजा नहीं कर सकते लीडरशिप के ऊपर कि अगर आप नहीं कर सकते, मुज़ाकरात नहीं हो सकते, काम नहीं होता, आप सामने से हट जाए, हम खुद आते हैं। ये तो देखिए, मैं अगेन कह रहा हूँ कि ये मुल्क हम सबका है और हम सब इससे मोहब्बत करते हैं। ये मुल्क चलेगा तो हमारी सियासत भी चलेगी, हमारा निज़ाम भी चलेगा, हमारा नाम भी होगा। लेकिन ये कि बदकिस्मती है कि ये जो या तो इंतकाम लिया जा रहा है इस मुल्क से। अच्छा, चले फिर ये बताइएगा कि अगस्त में कॉल दी गई, वो हमारे सामने ही है कि क्या सूरत हाल उसकी बनी। अब 8 फरवरी की कॉल दी जा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो आपसे कह रहा हूँ ना कि बहुत बड़ा प्रेशर है वर्कर्स का। जो कुछ अभी तक संभाला है वो बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा ने संभाला है। सारा क्रेडिट जो तनकीद है ना, उन्होंने अपने ऊपर ली हुई है। और शायद उनका ये ख्याल है ना, अगर आप मुज़ाकरात नहीं तो हम तो मार्शल्लाह नहीं चाहते। तो इसलिए बड़े सोच समझ के हुआ है। लेकिन अब दूसरा रास्ता मेरे ख्याल से हुकूमत ने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। तो मुझे तो खतरा यही लगता है ना कि बस फिर आवाम ही निकलेगी। अगर लीडरशिप की किसी ने बात नहीं मानी तो फिर तो जो भी होगा वो तो आपके सामने होगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि
क्यों, मतलब ये कि हम क्यों नहीं बैठ सकते, क्यों बातचीत नहीं हो सकती? बिल्कुल मुज़ाकरात की तो दावत वो दे रहे हैं, लेकिन एहतजाज क्या कह रहे हैं आपके? एहतजाज नहीं कर सकते आप? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन राना सनाउल्लाह ये कह रहे हैं कि मुल्क बंद करना दूर की बात है, इस बार हम आपको शहर भी बंद नहीं करने देंगे। और साथ उनका ये भी कह रहे हैं कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की हुकूमत मुखालिफ जो तहरीक है, अगर अलग किस्म की होगी तो फिर इंतज़ाम भी अलग ही किस्म का होगा। यही तो मसला है ना। अब ऐसा लगता है जैसे आप कोई पंजाबी फिल्म देख रहे हैं या पुश्तो फिल्म देख रहे हैं जिसमें ये बढ़ के मारते हैं कि हम ये कर दें, क्योंकि देखें रियासत की ताकत एक अलग चीज है। वो जो भी हुकूमत में होगा वो इस तरह की धमकी दे सकता है, लेकिन क्या ये रियासती ताकत जो है अवाम के खिलाफ इस्तेमाल होने, इससे पहले हुई है ना, 26 नवंबर को हुई है और इसके बाद भी हुई है, लोगों को जाली मुकदमों में बंद कर दिया है। लेकिन इससे क्या होता है, कोई फर्क पड़ा है? कोई फर्क नहीं पड़ा है। अभी भी तारीख जो है, अगर इमरान खान इजाजत दे और साथ हमारी जो लीडरशिप है वो मान जाए, तो आप देखें कि ये इतने सारे लोग निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। पूरे पाकिस्तान से बहुत लोग निकलेंगे, लेकिन होगा क्या, ये ज़हन में रख लें कि होगा क्या। इसलिए बार बार ये जो हमारी लीडरशिप है वो, उनको पता है कि इस दफा अगर लोग निकलेंगे तो उनको वापस करना बहुत मुश्किल होगा। तो कितने लोगों को ये मारेंगे और क्या ये अपने लोगों पे गोलियां चला के उनको मार कर कोई फतह के निशान बनाएंगे कि हमने फतह कर लिया है? तो बेहतर नहीं है कि ये एक समझदारी का मुजाहरा करें अब। और अगर पीटीआई को ये नहीं समझते डायलॉग के लिए, तो इमरान खान ने तो ऑलरेडी उनको तो ये शौकत साहब डायलॉग के हवाले से तो आप जानते हैं कि पिछले साल भी इसी दिन जो है डायलॉग हुआ था और वो भी देखा हमने नाकाम रहा। अब भी जो है वो पेशकश हुकूमत की जानिब से एक रोज़ पहले की गई है कि अगर आप संजीदा हैं तो वो डायलॉग के लिए तैयार है। साथ ही उन्होंने आपके मुताबिक उन्होंने वार्निंग भी जारी की है कि किसी चीज़ पर, ऐसी चीज़ पर जो है वो डायलॉग नहीं हो सकता जिस पर बात नहीं हो सकती। तो आप समझते हैं कि संजीदगी दोनों जानिब से कम है, पीटीआई की जानिब से भी और हुकूमत की जानिब से भी डायलॉग हो सकता है? संजीदगी का मसला नहीं है, असल मसला है माहौल का। आप देखें ना, बिला वजह आपने इमरान खान के ऊपर पाबंदियां लगा दी और उसके बाद आपने जो अपोजिशन लीडर है कौमी असम्बली में और सेनेट के अंदर, आप उनकी तकर्री नहीं कर रहे, तो आप कौन सा माहौल बना रहे हैं? देखिए ना, मैंने तो आपसे कहा ना कि कितना अच्छा मौका था कि इमरान खान ने तो इख्तियार दिया हुआ है ना चकजई साहब को और नासिर अब्बास साहब को, तो क्या हुकूमत उनसे भी बात नहीं कर सकती है? नहीं, लेकिन उसके साथ ही अगर अलीमा खान साहिबा ही ये कह दें, उनकी बहन ही ये कह दें कि जो भी अब मुज़ाकरात की बात करेगा वो हम में से नहीं है, तो ऐसी सूरत हाल में कौन फिर मुज़ाकरात के लिए कौन जाएगा? देखिए ना, उन्होंने वो बात करने पे क्यों मजबूर हुई, वो क्यों ऐसी बात कर रही है? जाहिर है आप देख रहे हैं कि उनको जिस तरीके से टॉर्चर किया गया, इमरान खान से मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही, तो जाहिर है उनको गुस्सा तो होगा। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर हुकूमत संजीदा है, देखिए बहुत सारी चीजें हैं। हमारे जो सबसे पहले मुतालबा है कि जी आप हमें मैंडेट वापस करें, तो ठीक है, मुझे नहीं ख्याल है कि हुकूमत इस चीज पर राजी हो सकती है। लेकिन उसके दूसरा मरहला कि जी शफाफ इलेक्शन के लिए एक गैर जानिबदार इलेक्शन कमीशन, तो अगर ये भी बन जाए ना और इस पे भी सारी जमातें इकट्ठी हो जाएं, ये शौकत साहब बैठने से और मुज़ाकरात करने से ही इन चीजों का हल निकलेगा। बिल्कुल यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि आप मुज़ाकरात की तरफ आएंगे तो बातचीत होगी, आपके लिए भी स्पेस मिलेगा, पीटीआई को भी स्पेस दें, और जितने सियासी बुनियादों के ऊपर आपने लोगों को सजाएं दी उन सबको बाहर निकालें और माहौल को बेहतर करें, मुल्क चलाएं। आपसे मुल्क तो नहीं चल रहा है। राइट, शौकत साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन कंफ्यूजन जो है वो बरकरार है। कंफ्यूज हमें हुकूमत भी दिखाई है, हमें पीटीआई भी दिखाई दे रही है और इसकी वजह से अवाम भी कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं कि अब आगे क्या होने वाला है, क्योंकि शफी जान साहब कह रहे हैं कि नेक्स्ट लेवल एहतजाज होगा और दूसरी जानिब मुज़ाकरात की बातचीत चल रही है। देखते हैं आगे क्या होता है। ब्रेक के बाद हाजिर। वेलकम बैक। एक ट्रिब्यूट शामिल करते हैं। अदाकारी, मेज़बानी और नकल उतारने में एक अलग ही पहचान रखने वाले बेमिसाल फनकार मोइन अख्तर के मद्दा आज उनकी सालगिरह मना रहे हैं। मोइन अख्तर ने 13 साल की उम्र में फ़नी करियर का आगाज़ किया। अख्तर ने अदाकारी और कॉमेडी के साथ साथ मेज़बानी में भी धाक बिठाई और मोइन अख्तर को तमगाए हुस्न कारकर्दगी और सितारे इम्तियाज़ के अलावा कई अवार्ड से नवाजा गया। मोइन अख्तर एक बेमिसाल फनकार थे। अपनी बेमिसाल फनकारी की बदौलत वो आज भी अपने चाहने वालों के दिलों में जिंदा है। एक छोटा सा ट्रिब्यूट था, अभी ब्रेक पर जाएंगे।
वेलकम बैक। टॉप ऑफ द आवर हमारा सेगमेंट शामिल करते हैं मेरा पाकिस्तान, जिसमें आज उफैरा फैज हमें क्या दिखा रही हैं, देखते हैं। तख्लीक वो सफ़र है जहाँ पर सोच, फन, ख्याल और मटीरियल एक दूसरे के साथ जुड़कर एक सोच को, एक तस्वुर को हकीकत में तब्दील कर देते हैं। आज हम मौजूद हैं यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स के इंटीरियर डिज़ाइन डिपार्टमेंट में, जहाँ पर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स ने अपने थीसिस के डिस्प्ले को पेश किया है। तो आइए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि स्टूडेंट्स का काम किस तरह से है, इनको किस किस तरीके के चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और इनके ये थीसिस फ्यूचर में आने वाले इंटीरियर डिज़ाइन को किस तरीके से मुतासिर करते हैं। इस वक्त हमारे साथ इकरा हामिद मौजूद है और इनका थीसिस हमारे पीछे डिस्प्ले हुआ है। इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से लिया आपने? बेसिकली मैं ग्लास पेंटेड आर्ट पे पहले काम करती हूँ, सो आई वांट कि मैं लेयर आर्ट पे काम करूँ। सो आई चूज लाहौर म्यूजियम, और लाहौर म्यूजियम को मैं थ्रू माई आर्ट प्रिजर्व करना चाहती हूँ। सो मैंने लेयर आर्ट को चूज़ किया ताकि मैं मोर 3D लुक दे सकूं और मोर अलाइव शो करवा सकूं और उसको बेहतर तरीके से प्रिजर्व कर सकूं। अगर मैं आपसे इसके प्रोसेस के बारे में जानना चाहूँ तो क्या कहेंगे आप? तो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी से स्टार्ट किया और ये मैंने सैम्पल बनाया। इसको प्रूफ करने के बाद फिर मैंने लाहौर म्यूजियम को लाइव बैठ के उसको ड्रॉ किया और उसको मैंने उसके बाद उसके कलर्स मैच किया और उसको पेंट करना स्टार्ट किया और लेयर बाई लेयर इसको पेंट किया। वो मैंने 3 लेयर्स में पेंट किया हुआ है और ये 2 लेयर्स में पेंट किया हुआ है, बिकॉज इसका साइज़ बड़ा है और इसको ये ज़्यादा डेलिकेट हो जाता अगर मैं इसकी लेयर्स ज़्यादा करती। थैंक यू सो मच इकरा। इस वक्त हमारे साथ समराना अली मौजूद हैं और इनका यहाँ पर जो थीसिस डिस्प्ले किया गया है वो बड़ा डिफरेंट और यूनिक है। टफ्टिंग गन जो है उसको यूज़ करने का ख्याल कैसे आया? जी, पाकिस्तान में इतना लोकली अवेलेबल नहीं था। ऐसे ही है, तो मैंने इसको सोचा था कि इसको फाइंड करके एंड फिर मैं इसको यूज़ करूं और ट्राई करूं कि कैसा होता है। फिर मुझे थीसिस का ख्याल आया था कि मैं इसी से थीसिस कर सकती हूँ। एक जो हम हैंड से रग्स बनाते हैं या डिफरेंट कारपेट्स बनाते हैं और दूसरा हम जो टफ्टिंग गन से बनाते हैं, इसमें क्या वाज़े फ़र्क है? इसमें ये फ़र्क है कि टाइम कंज्यूमिंग वो बहुत ज़्यादा होते हैं जो हैंड नॉटेड होते हैं। एंड ये वाला जो है वो एफिशिएंट होते हैं, जल्दी हो जाते हैं। इस वक्त पीछे 2 प्रोडक्ट्स आपके मेंशन हैं, प्रोडक्ट नंबर 1 एंड प्रोडक्ट नंबर 2। तो मुझे बताएं ये प्रोडक्ट्स बेसिकली हैं क्या और इनका टाइटल क्या है? ओके, सबसे पहले जो प्रोडक्ट है इसका नाम है ब्लडशेड। और ये मैंने डिज़ाइन किया था जब पाकिस्तान इंडिया की वॉर चल रही थी। बेसिकली इसके 2 पैनल्स हैं, ठीक है। एक पैनल पाकिस्तान है और दूसरा पैनल इंडिया है। इसकी जो स्ट्रिंग्स लगी हुई हैं ये कनेक्शन दिखा रहा है 2 कंट्रीज़ के दरमियान में। एंड ये जो बीट्स लगे हुए हैं ये ब्लड ड्रॉप्स को डिपिक्ट कर रहा है। अच्छा, ये दूसरे वाला जो है ये हर ड्रीम है। एक्चुअली मेरा ड्रीम था कि वो मुझे लिलीज बहुत पसंद है, मुझे वाटर पॉन्ड देखने को बहुत शौक था, तो मैंने उसी के अंदर टेपेस्ट्रीज में डिपिक्ट किया। थैंक यू सो मच एंड गुड लक। थैंक यू। इस वक्त हमारे साथ तंजील अल नूर मौजूद हैं और इनका थीसिस हमारे पीछे डिस्प्ले है जिसका टाइटल है रस्टिक शैंडलियर। तंजील, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि इस टाइटल के पीछे की क्या कहानी है, क्यों चूज़ किया आपने? रस्टिक शैंडलियर मैंने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि हमारे लाहौर में ये बनता भी नहीं है और टोटली ये नेचर से इंस्पायर्ड है। हाँ। लो बजट के अंदर ये हम लोग मैनेज कर सकते हैं। तो हमारे काफ़ी सारे यहाँ पे फर्म्स वगैरह और फैशन अपैरल्स वगैरह इस तरह हैं जहाँ पे हम लोग इनको यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसके मटेरियल की बात करें, जो मटेरियल इस पर यूज़ किया गया है वो कौन सा मटेरियल है? इसके अंदर मैंने सिल्क थ्रेड यूज़ की है, ठीक है। इसके साथ मैंने इसको बिल्कुल रॉ लुक देने के लिए जूट रोप यूज़ की है और टोटली प्योर वुडन बीड्स हैं इसके अंदर। और साथ में मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ग्लैम ऐड करने के लिए क्रिस्टल बीड्स यूज़ किए हैं ताकि इसको एक रस्टिक फील के साथ थोड़ी सी मॉडर्न फील भी दी जाए ताकि आजकल के हमारे इंटीरियर्स के अंदर फिट हो सके। फ्यूचर में आप अपने इस प्रोडक्ट को कहाँ पे देखते हो? फ्यूचर के लिए मैंने इस प्रोडक्ट को फैशन अपैरल्स और जो फैशन वॉक्स होती हैं हमारी और जो भी थीमेटिक लॉबीज़ वगैरह जहाँ शूट वगैरह होते हैं उन जगहों के लिए। थैंक यू सो मच। इस वक्त हमारे साथ फातिमा अजवर मौजूद हैं। बड़ा यूनिक इनका थीसिस है, माइक्रो रिटेल आउटलेट।
फातिमा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि माइक्रो रिटेल आउटलेट जो है इसका ख्याल कैसे आया, क्योंकि अमूमन हमने इस तरह के पॉट्स देखे हैं जो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं, आप इसको कमर्शियल पर्पस के लिए इंट्रोड्यूस करा रहे हो, क्या आइडिया है इसके पीछे? मैंने जो ये आइडिया मुझे जहाँ से इंस्पिरेशन हुई थी वो एक स्लम एरियाज़ में जो हम पिक्चर्स मुझे मिली थी, तो मैंने देखा कि अक्सर जो लोग अफोर्ड नहीं करते वो इस तरह कंक्रीट पाइप्स में रहते हैं, तो उससे मुझे आइडिया पिच हुआ कि हम इसमें अपने स्मॉल बिज़नेस के लिए एक रिटेल आउटलेट्स डिज़ाइन कर सकते हैं कि वो अपनी शॉप्स वगैरह ओपन करें और ये कम स्पेस में अपनी पूरी एक बिज़नेस चला सकते हैं लोग। जो मटेरियल आपने यूज़ किया है वो कौन सा मटेरियल है? कंक्रीट पाइप्स हैं जो अक्सर ड्रेनेज वाटर ड्रेनेज सिस्टम के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये मतलब कॉस्ट इफेक्टिव भी है, सस्टेनेबल भी है? हमारी जो ट्रेडिशनल शॉप्स हैं जो हम बन रही हैं आजकल उससे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है और सस्टेनेबल भी है, क्योंकि इसमें रिपर्पसिंग मेथड यूज़ हो रहा है कि हम कंक्रीट पाइप्स को सिर्फ हम उस वाटर ड्रेनेज के लिए यूज़ करते थे, लेकिन हम उसको रिपर्पस कर रहे हैं और उसको अंदर एक पूरी स्पेस डिज़ाइन कर रहे हैं शॉप्स वगैरह। तो अच्छा, मुझे ये बताओ इन फ्यूचर क्या आपके इस प्रोजेक्ट में कोई मज़ीद अमेंडमेंट्स होंगी? हो सकती हैं अगर सीएम पंजाब या फिर हमारी गवर्नमेंट कुछ इस तरह का इनिशिएटिव कर रही हैं जैसे कि कार्ड्स वगैरह, तो उस तरह से भी हम इसको सारा अपना लेके चल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। इस वक्त हमारे साथ मेमूना वसीम मौजूद हैं और इनका थीसिस यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है जो टोटली वेस्ट प्रोडक्ट्स के ऊपर बेस्ड है। अस्सलाम वालेकुम मेमूना। तो ये जो थीसिस है इसका टाइटल क्या है? मैम इसका टाइटल कॉम्पोजिट मटेरियल एक्सप्लोरिंग थ्रू नेसेसिटी। तो मुझे ये बताएं कि ये जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपने यहाँ पर बना के रखे हुए हैं, इसके अंदर कौन कौन सा मटेरियल इस्तेमाल हुआ है और इसका क्या प्रोसेस होता है? मैम इसमें बेसिकली यूज़ हुआ है प्लास्टर ऑफ पेरिस वुड शेविंग, जिसे आप उर्दू में बुरा कहते हैं। ठीक है। और इसके अंदर सीमेंट यूज़ हुआ है, ग्लू यूज़ हुई है। सीमेंट और जो ग्लू है उसकी क्वांटिटी मैंने कम रखी है। बेसिक फोकस मेरा था वुड शेविंग पे, जो कि वेस्ट होता है और जो हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहा है, तो उसको इंटीरियर में अगर एसेसरीज़ में यूज़ करें तो वो कैसा होगा। तो उससे उसका एक मिक्सर बना के दैन उसमें उसको मैंने डिफरेंट टाइप्स के मोल्ड्स में डाला है एंड देन उसमें ये डिफरेंट एसेसरीज़ बनाई है उसमें, जो कि आप इंडोर भी रख सकते हैं, आप आउटडोर भी रख सकते हैं। ठीक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट मटेरियल के आप मोल्ड इस्तेमाल करते हैं, इसका कोई प्रोडक्ट पर असर होता है? जी बिल्कुल होता है। जैसे ये मोल्ड मेरा क्योंकि एक्सपेरिमेंटल था, ये मेरा मोल्ड नहीं निकल रहा था, फिर मैंने लोहे को कटवाया। अच्छा। उसमें से निकला। जी, जैसे ये था प्लास्टिक का, इसको मैंने कटवाया, इसमें से निकला, देन वो तो बाकी इजीली हो गए थे। ठीक है। अच्छा, इसके बारे में बताएं मुझे। ये मैम मैंने फॉइल पेपर से बनाया है। इसका पहले मैंने खुद मोल्ड बनाया, देन उसके अंदर मैंने फिक्सिंग इसकी करवाई थी और ये फिर मैंने मोल्ड, ये थ्री मोल्ड्स बने थे। इसके अंदर एक स्ट्रॉ लगा हुआ है जिससे वाइट जा रही है। ठीक है। और वो वाइट जो है वो लैम्प को और एक एस्थेटिक लुक भी दे रही है, क्योंकि सारा जो है वो हाइड हो गया। जी। जब आप ये सारा मिक्सचर जो है वो आप मोल्ड में डालती हैं तो इसको ड्राई होने में कितना टाइम लगता है? ड्राई होने में से एटलीस्ट 4 से 5 डेज लगते हैं और मैं डे लाइट में ड्राई करती हूँ। और क्या टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है इस प्रोसेस में? डे लाइट में सूरज की रोशनी में जितनी देर चल सके। थैंक यू सो मच मेमूना। वेलकम। इस वक्त हमारे साथ लाइबा आदिल मौजूद है। आपको गाड़ियों का शौक है? हाँ जी। अच्छा, वो मुझे आपके थीसिस को देख के भी लग रहा है, तो मुझे ये बताएं कि बेसिक क्या आइडिया है आपके थीसिस का? मैंने थोड़ा ये सोचा है कि कार्स का होना चाहिए, ऑटोमोटिव को इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, क्योंकि उनके इंटीरियर पे अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च इतनी ज़्यादा कोई फोकस नहीं कर रहा। बड़ी बेसिक सी होती है। बहुत बेसिक सा होता है। हाँ। और ज़्यादातर जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग है वो होम्स या बिल्डिंग्स में ही बेस्ड रह जाती है। इस वजह से मैंने थोड़ा कार्स और ऑटोमोटिव्स को लेके आई हूँ कि थोड़ा उस पर होना चाहिए इंटीरियर का। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो मैं देख रही हूँ। जी, मैंने डिफरेंट ऑप्शंस दिए हैं, जैसे डोर पैनल्स और डैशबोर्ड्स होते हैं। ठीक है। डोर पैनल्स में मैंने ऑप्शन दिया कि सारा लेदर बेस्ड होता है, या तो कुछ गाड़ियों के अंदर हम ऑप्शन में ये है कि लेदर के साथ सूट यूज़ कर सकते हैं या वुड विनाइल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग बहुत लग्जरी लुक डिमांड करते हैं, तो उसके लिए मैंने वुड विनाइल जो है वो यूज़ करवाई है कि आपने लग्जरी देनी है तो इसलिए। ठीक है, गुड लक। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इस वक्त हमारे साथ जुनैरा कादिर मौजूद हैं और इनका जो थीसिस है वो अपसाइक्लिंग प्लास्टिक वेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जुनैरा, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये आइडिया आपके पास कहाँ से आया?
बेसिकली मैं ना बहुत ज़्यादा वेस्ट, जिस एरिया पे मैं रहती हूँ ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट मेरे इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा था। तो मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च की कि अगर हम इसको यूज़ करें और प्लास्टिक लैंडफिल्स और गार्बेज से कम हो सके तो वो क्या उसका तरीका हो सकता है। ठीक है। तो मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग मुझे पाकिस्तान में एक फैक्ट्री मिली जो ऑलरेडी कमर्शियल एरिया पे काम कर रहे थे। तो मैंने सोचा मैं उसको यूनिक कैसे कर सकती हूँ। तो मैं वो कमर्शियली से थोड़ा रेजिडेंशियल पे आई कि अगर हम रेजिडेंशियली फर्नीचर प्लास्टिक से, रिसाइकल्ड प्लास्टिक से डिज़ाइन करेंगे तो उसकी एक तो लाइफ बहुत ज़्यादा होगी, सस्टेनेबिलिटी को बहुत ज़्यादा प्रमोट करेगा और हमें कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़ेगा। ठीक है। मुझे ये बताएं कि जो प्लास्टिक होता है जब उसको हम रिसाइकिल करते हैं तो वो किस शेप में आता है? आपके पास यहाँ पर कुछ मौजूद है? जी मेरे पास ना ये इसके आर्टिकल्स मौजूद हैं कि प्लास्टिक पहले कलेक्ट होता है, वॉश होकर ड्राई होकर इस तरह के फॉर्म में आता है। इसके बाद जब हम इसको फर्दर मशीन में डालते हैं तो ये सैंपल पीसेज हैं कि ग्रेजुलेशन का प्रोसेस है कि ये इस तरह का रॉ कलर में निकलता है। दिस इज द बेसिकली रॉ कलर। गार्बेज का जो कलर, गार्बेज से जो रॉ कलर रिसाइकल्ड का निकलता है वो ये कलर है, ये ओरिजिनल कलर है। ओरिजिनल कलर है। और उसके बाद ये डाई मशीन्स जो होती हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी डाई मशीन्स होती हैं, उससे प्लैंक्स बनते हैं, रिसाइकल्ड प्लैंक्स विच इज टाइप ऑफ दिस। ठीक है। ये लार्जर स्केल पे होते हैं। बेसिकली मैंने सैंपल पीस रखा हुआ है, ये बहुत लार्जर स्केल पे निकलते हैं। ओके। तो फिर आपको जो अब आपके अकॉर्डिंग के लिए कट होते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं देख रही हूँ डिफरेंट कलर्स के प्लैंक है। मुझे बताएं इसमें कलर ऐड हुआ है? ये इन तीनों में बेसिकली कलर ऐड हुआ है। ये जो है ये इसका रॉ कलर है और इसकी कलर की गारंटी है, लाइफ टाइम गारंटी है। ओके। इन तीनों की बेसिकली गारंटी इस चीज़ की नहीं है कि कलर की गारंटी नहीं है, क्योंकि वो टाइम के साथ साथ ऑलरेडी कलर थोड़ा डाउन होगा, इनका जो कलर है वो डाउन नहीं होगा। ये प्रोडक्ट जो है वो कितना सस्टेनेबल है और कितना कॉस्ट इफेक्टिव है? और अगर मैं बात करूं वेट की तो कितना वेट ये जो चेयर है इस वक्त ये कितना वेट मैनेज कर सकती है? अब ये बेसिकली मैंने डिज़ाइन किया आउटडोर के लिए, क्योंकि ये वेदर रेजिस्टेंट है सन के लिए और बारिश वगैरह के पानी से, तो ये आपका फर्नीचर ख़राब नहीं होगा। इसमें किसी भी किस्म का डैमेज नहीं होगा। ना आपको ये होगा कि मैंने इसको बार बार पॉलिश करना है जैसे आपको बाकी करने पड़ते हैं अपने फर्नीचर्स वगैरह। तो और आपने वेट की बात की है तो वेट अभी मैंने पर्सनल अपना जो ट्राई किया था वो 50 ऑलमोस्ट चेयर उठा सकती है, मैनेज कर सकती है। ठीक है। मुझे बताएं इसकी लाइफ कितनी होती है? इसकी लाइफ बेसिकली मार्केट वाले बताते हैं कि इसकी लाइफ अनलिमिटेड है, लाइफ टाइम है, क्योंकि ये रिसाइकल्ड ऑलरेडी हुआ है तो इसकी लाइफ टाइम गारंटी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इस वक्त हमारे साथ नायाब मौजूद हैं और नायाब ने अपने थीसिस में जो मटेरियल इस्तेमाल किया है इंटीरियर में वो एक्रेलिक है। नायाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नायाब, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपने एक्रेलिक को यूज़ किया है ओवर वुड ओवर ग्लास, इसकी क्या वजह है? क्योंकि जो ग्लास होता है वो बहुत हैवी मटेरियल होता है और एक्रेलिक बहुत लाइट वेट भी होता है और उसकी ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। और ग्लास ये है कि बहुत हैवी है और अगर वो टूट जाए बिखर से जाता है, लेकिन एक्रेलिक ये होता है कि बड़े बड़े पीसेस में भी रहता है। और ये है कि जो ग्लास होता है उसको हम बेंड नहीं कर सकते, जो एक्रेलिक होता है हम उसे इजीली किसी भी शेप में बेंड कर सकते हैं, कोई भी शेप उसे दे सकते हैं। तो मुझे ये बताएं कि कौन सी टेक्निक यूज़ करके आपने ये जो चेयर यहाँ पे डिस्प्ले की है वो बनाई है? इसको शेप देने के लिए पहले इसकी शेप का मोल्ड बना, उसके बाद उसको शीट को हीट किया गया 4 डिग्री सेल्सियस इतनी हीट पे। उसके बाद जब वो सॉफ्ट होगी इतनी कि वो मोल्ड में आ सके तो उसके बाद उसको मोल्ड में किया, उसको ठंडा होने के लिए उसके लिए वेट किया गया 10 to 5 मिनट्स। और वो डिपेंड करता है कि आपकी शीट की थिकनेस कितनी है। जितनी थिकनेस ज़्यादा होगी उतना फिर वो टाइम लेता है आप उसको ठंडा होने के लिए। ठीक है। और इसकी ड्यूरेबिलिटी की अगर हम बात करें तो वो कितनी है इसकी? जो मोस्टली पाकिस्तानी शीट्स होती हैं वो 10 to 20 ईयर्स चल जाती हैं। पाकिस्तान का जो एनवायरनमेंट है वो हम सब जानते हैं, काफ़ी एक्सट्रीम एनवायरनमेंट है यहाँ का, पोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वेदर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो क्या इस एनवायरनमेंट में एक्रेलिक का फर्नीचर यूज़ करना क्या एक प्रैक्टिकल चॉइस है? इंडोर अगर मैं कहूँ तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है। आउटडोर इतना, इंडोर के लिए ये बेस्ट चॉइस है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये थी यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स की तख्लीक, जहां पर इंटीरियर डिज़ाइनिंग सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि सोच, ज़रूरत और माहौल का इम्तजाज भी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये सेगमेंट पसंद आया होगा। इसी के साथ
वेलकम बैक। अक्सर हम कुछ कीड़ों और छोटे जानदारों को देखते ही खौफजदा हो जाते हैं, मगर क्या आप ये जानते हैं जिन जानदारों से हम डरते हैं वो दरअसल हमारे लिए और हमारे मुआशरे के लिए निहायत ही फायदेमंद हो सकते हैं। काकरोच, मकड़ियाँ, छिपकलियाँ, चूंटियाँ या दीगर जानदार जिन्हें हम अक्सर नुकसानदेह या घिनौना समझते हैं, वो किस तरह माहौलियाती तवाज़ुन, सफाई, कुदरती निज़ाम को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एजाज़ अहमद साहब, जो गुज़िश्ता 12 वर्षों से कीड़ों और छोटे जानदारों पर तहकीक कर रहे हैं। तो उनकी तहकीक के हवाले से उन्हीं से बात कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? शुक्र अल्लाह का, खैरियत से हैं। बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया मुझे और स्क्रीन पे लाए, बहुत शुक्रिया आपका। You're most welcome। एजाज बताइएगा कि सबसे पहले जो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहली बात जो पूछने वाली है, किन जो इंसेक्ट्स हैं या ये जो बग्स हैं उनसे हमें डर लगना चाहिए और किन से हम बिला वजह डरते हैं? हम सबसे ही बिला वजह डर रहे हैं। देखें, कोई भी इंसेक्ट आपको ढूंढ ढूंढ के नहीं काटता कि फलां कहाँ बैठा है। अभी आप स्टूडियो में बैठे हैं, आप बताएं कोई इंसेक्ट आपको काटने के लिए आया हुआ है? नहीं। बिल्कुल, जब आप खुद उनके माहौल में नहीं जाते, उनको थ्रेट नहीं करेंगे, तो कोई भी इंसेक्ट, कोई भी सांप, कोई भी चीज आपको ढूंढ ढूंढ के नहीं काटता। ये कुदरत के मनाफी है। कोई चीज आपको तब नुकसान पहुंचाएगा जब आप उसको नुकसान पहुंचाएंगे। तो किसी से भी नहीं डरना चाहिए। अगर आप वास्प हो गए, बिल्ड हो गए, अगर आप उनके छत्ते पे वट्ठा मारते हैं तो लाजमी वो आपके पीछे बढ़ेंगी। अगर आप अपनी राह ले रहे हैं तो एवरीथिंग इज ओके। एजाज, मच्छर तो पीछा करते हुए आ जाते हैं, तो असल में आपने उसको स्पेस दिया हुआ है ना। देखें, मैं कह रहा हूं आपकी वजह से आ रहे हैं। आपने ऐसा जो आपके घर में ऐसे बर्तन हैं पुराने, ऐसे टायर हैं, ऐसी चीजें हैं जिसमें पानी मौजूद है और वो पानी सड़ा हुआ है, खराब हुआ है, तो मच्छर उधर आके डेरा डालेंगे और फिर आपके भी पीछे आएंगे। तो मौका तो आप देते हैं ना। बिल्कुल। तो ये हम देख रहे हैं कि छिपकलियों से डरने का बहुत रुझान है हमारे मुआशरे में खासकर, और हम देख रहे हैं आपकी वीडियो में कि बाकायदा बाइट करती हुई आपने दिखाई है वीडियो में। तो बाइट करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा? इसके दांत ही नहीं होते। छिपकली का काटना ऐसे जैसे आप अपने हाथ से ना खुद को ऐसे करते हैं दोनों उंगलियों से, मतलब दबाए भी नहीं, सिर्फ इस तरह पकड़े। तो इससे अगर दर्द होता है तो आई एम अमेज्ड, इस तरह कुछ भी नहीं है। दरअसल ये इसमें बेसिक किरदार सोल्टू से खवातीन का है कि उनको बचपन से छिपकलियों से डराया गया है और वही डर वो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल किए जा रहे हैं। और जिस तरह कुछ मिथ्स भी हैं कि किसी घर में दूध में छिपकली गिर गई, सारे पी के मर गए, तो यही मिथ्स और यही चीजें आगे जा जाके खौफ का रूप धार चुकी हैं। हालांकि छिपकली जैसा मासूम और बेजर जानदार मुझे नहीं लगता कि है। अगर किसी के घर में भी छिपकली है, उसको पकड़ के अपने कान से लटका ले, कोई मसला नहीं। राइट, बिल्कुल ठीक। तो एजाज बताइएगा, फायदेमंद किस तरह से हैं? अक्सर लोग कोशिश करते हैं कि उनके घरों में कोई किसी किस्म का बग, इंसेक्ट मौजूद ना हो, उनको दूर रखने के लिए अद्वियात का इस्तेमाल किया जाता है और कोशिश की जाती है कि जो भी नजर आए उसको वहीं तमाम कर दिया जाए। तो आप बताइएगा ये किस तरह से फायदेमंद है? देखें, सब अपने अपने हुकूक के लिए आवाज उठाए हुए, तो मैंने कीड़ों के हुकूक के लिए आवाज उठाया कि मतलब हमें मारना छोड़ दें। इसकी सबसे बड़ी वजह देखिए ये है, हर इंसेक्ट का किरदार है माहौल में। जिस तरह मैं पहले भी गुजारिश अर्ज कर चुका हूं कि हमारे इवन जिस्म का भी तीसरा हिस्सा कीड़ों की वजह से है। हमारे खुराक का तीसरा नवाला हम खा रहे हैं तो वो कीड़ों की बदौलत है। ऐसे बहुत सारे पौधे हैं कि उनका बराह रास्त जो पोलिनेशन का इन्हिसार है, उनके जो प्रोडक्शन है वो कीड़ों पे मुनहसर है। अगर ये कीड़े ना हो, सिर्फ पोलिनेटर्स भी खत्म हो जाएं, तो 15 साल के अरसे में या 5 साल के अरसे में बहुत सारे ऐसे पौधे होंगे जो सफाई हस्ती से मिट जाएंगे। बहुत से ऐसे पौधे होंगे कि उनकी प्रोडक्शन रुक जाएगी, तो एक कहत आना शुरू हो जाएगा एक तरह से। बिल्कुल ठीक। एक ये मसला। दूसरा ये कि बहुत सारी मछलियां हैं कि उनके जो बच्चे हैं तो वो मच्छर के बच्चे खाते हैं पानी में, तो वो वहां से उनके भी इकोसिस्टम के लिए बेहतरीन। अब मच्छर बजाते खुद उनके जो बच्चे हैं वो पानी में बैक्टीरिया वगैरह वो वहां से शिकार करते हैं। तो एक तसलसल जारी है। अगर हम देखें, अगर जो फूड चेन है या फूड साइकिल अगर आप देख ले, तो एक पौधा है, पौधे के बाद इंसेक्ट है, फिर वो पूरा लाइन शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही इसमें से इंसेक्ट को हटा ले तो
बिल्कुल एहसास, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक साइकिल, एक जो लाइफ साइकिल है उसमें से एक भी स्टेज को रिमूव करेंगे तो बाकी सारा साइकिल मुतासर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए, और आपकी रिसर्च बिलाशुबा लोगों के काम भी आ रही है, और आप जो कुछ कर रहे हैं वो सूदमंद के लिए, ताकि इन जो इंसेक्ट्स हैं उनकी अफादियत को समझा जाए और उनको मारने से गुरेज किया जाए। हम ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। सेगमेंट शामिल करते हैं सफर शर्त और देखते हैं कि आज किस मकाम की बात हो रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं सफ़र शर्त। हुंज़ा में ये जो जगह है ये डोरखन है, और डोरखन की जो ओल्ड सेटलमेंट है, और जितने भी ओल्ड सेटलमेंट्स हैं ये वो एम्पिरिकल एविडेंसेस होते हैं, या वो एविडेंसेस होते हैं जिससे हिस्ट्री मोतबर हो जाती है, और तारीख़ जो है वो बड़ी गैर मोतबर हो जाती है जब उसमें अफसानवी और ये तमाम चीज़ें ज़्यादा दखल अंदाजी हो जाए, स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा हों, मुबालगा अमेज़ी हो, लेकिन एविडेंस जो है वो एग्जिस्ट ना करता हो। हुंज़ा एक ऐसी खूबसूरत सरजमीन है जिसके अंदर ना सिर्फ एविडेंस तो एग्जिस्ट करता था जिस तरह दीगर इलाकों में करता था, लेकिन हुंज़ा और दीगर इलाकों में फ़र्क ये है कि अपने उन एविडेंसेस के हवाले से बहुत सेंसिटाइज्ड हैं, बहुत हसास हैं, और उन एविडेंसेस को उन्होंने महफूज रखा है। मेरे साथ बाकिर साहब हैं, और ये डोरखन की जितनी ओल्ड सेटलमेंट है इसका हमें विजिट करवाएंगे इंशाल्लाह। ये सर इस वक्त किस जगह पे खड़े हैं? सबसे पहले ये इंतहाई हैरत में डाल रही है ये चीज़ जो है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए, ये क्या है? ये आप देखें सर, ये बेसिकली जो ओल्ड सेटलमेंट है हमारा कोई 400 साल पुराना ओल्ड सेटलमेंट है, और ये मेन एंट्रेंस है उसका। पूरी हमारी जो आबादी उस ज़माने में थी वो इसके अंदर रहती थी, बाकी अपने कामकाज के लिए सुबह कोई 4 बजे या 5 बजे लोग निकलते थे, फिर शाम को एक वक्त होता यहाँ के रूलर की तरफ से एक फिक्स टाइम होता था, उसके बाद लोग इसके अंदर जाते थे, फिर उसके बाद निकलते नहीं थे। फिर इसका एक एग्जिट एरिया है, एग्जिट है वो अलग, वहाँ से निकलते थे। और ये जिसका आपने जिक्र किया, ये जो छोटी सी खिड़की है, ये बेसिकली यहाँ एक तरह से आप समझ लें कि इसको प्रोटेक्शन के लिए, यहाँ देखने के लिए आप समझ लें ये एक CCTV कैमरा के तौर पर इसको यहाँ पे उस ज़माने में रखा गया है, ताकि उस ज़माने में आपको पता है कि ख़तरे होते थे, हमले होते थे, चोरियाँ होती थी, उस सब की प्रोटेक्शन के लिए इसको। जिस तरह अल्तिफ की सेटलमेंट है, ये डिफरेंट सेटलमेंट्स हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं कार्बन डेटिंग का वो किया गया, यहाँ पे भी किया गया या नहीं हुआ? ये सो फार अभी तक कोई कार्बन डेटिंग नहीं हुई है, ठीक है, लेकिन अंदाज़ा ये है कि हमें जो हिस्ट्री से ट्रेसेस मिलते हैं उसके मुताबिक कोई 400 साल के आसपास जो है इसकी एज है, तारीख है जी, उसकी तारीख है, खूबसूरत है जी। तो मैं तो उसकी कार्विंग देख के दंग रह गया सर, बहुत ही खूबसूरत कार्विंग है। और यहाँ से बताइए अब, ये एक 2 मसाजिद हैं। ये उस ज़माने में होता ये था कि हर फैमिली की एक मस्जिद होती थी, तो यहाँ पे एक फैमिली है कराबेक नाम की, उनके नाम की ये मसाजिद हैं, उनकी बनी हुई हैं। ये कोई 20-25 साल पहले एक जापानी खातून आई थी, इनकी रिहेबिलिटेशन के लिए कुछ फंड दिया था, लेकिन वो लोगों ने यहाँ फंड तो लिया, लेकिन जिस तरह से वो चाहती थी इसको रिहैब करना, आप देख रहे हैं कि यहाँ सीमेंट का भी इस्तेमाल हुआ है। तो अनफॉर्चुनेटली ये बाद में रिहैब हुआ है। ये जो सीमेंट का इस्तेमाल हुआ है ये बहुत 20-25 साल पुरानी बात है। जब नहीं तो उसमें जब रिहैब हो रहा था तो सफ़ीउल्लाह साहब हैं या हुंज़ा की वजाहत साहब हैं, तो उनसे कंसल्टेंसी नहीं ली गई? नहीं, किसी से कंसल्ट, वो एक खातून आई, इन्होंने यहाँ डायरेक्ट कम्युनिटी को एक फंड दिया और उस फंड से ये रिहैब किया गया था, और वो खुद मौजूद भी नहीं थी यहाँ पे उस ज़माने में, लेकिन बस उनकी एब्सेंस में इसको इस तरह से रिहैब किया गया है सीमेंट का इस्तेमाल करके। अब ये दोनों मसाजिद हैं? दोनों मसाजिद हैं। हम आपको अंदर से एक ही वक्त में दोनों मस्जिदों का क्या वजह है? वो एक ही वक्त में दोनों मस्जिदों का मुमकिन है कि उस ज़माने में कोई 2 बड़े लीडर्स हों, वो कोई अपना एक अपने नाम से बनाना चाहता हो, कोई दूसरे नाम से, लेकिन दोनों एक ही फैमिली के नाम पे हैं। ओके ओके, ये कितना खूबसूरत, वाह वाह, ज़बरदस्त। आप देख लें सर, ये देखिए क्या खूबसूरत शाहकार है। और ये बहुत अच्छी बात ये है कि ये लोकल आबादी जितनी भी है उनको एहसास है कि ये कितना कीमती उनके पास असासा है, और उसको ये महफूज भी कर रहे हैं। और चलो
ये आप देख लीजिए, इसकी सीलिंग भी आप देख लें, वो एक स्पेशल अगर जूते उतारने नहीं बस ठीक है, ये तो वो नजर आ रही है, लेकिन ये बहुत ही, और कितनी उस वक्त सर्दियों की वजह से जिस तरह घर जो है उनकी छतें इतनी नीचे होती थी, जब मस्जिदें भी इसी तरह, मस्जिदें भी इसी तरह। और आप देखें इसकी हाइट भी जो है ना, ये चौखट भी, ये हर घर में आपको बहुत ऐसी बहुत जबरदस्त। एक तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट आप जैसे बाव होके जाते हैं, हाँ जी बिल्कुल, एक तो ये है। दूसरा फिर वो जो वेदर कंडीशंस हैं उनसे भी महफूज रहने के लिए ये इनकी हाइट जो है वो कम रखी गई है। जबरदस्त। चले सर ऊपर चलते हैं। ये भी हाँ, जो वुडन फ्लोर है ये भी बाद में। अच्छा, ये वुडन फ्लोर बाद में? हाँ, ये भी बाद में। उसी साथ ये जा भी नहीं रहा और उसी वजह से नहीं। जी, ये बहुत रिसेंट, कोई 25-30 साल पुरानी बात है। और ये पॉपुलर का जो दरख्त है उसके ये भी, ये सर ऊपर से, हाँ सॉरी, अब अगेन अंदर सीमेंट का थोड़ा काम हुआ है। अंदर सीमेंट का नहीं है सर, ये महफूज तो है ना, ये मिट्टी है, ये चिकनी मिट्टी है। और ब्यूटीफुल सर, ब्यूटीफुल, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। आप थोड़ी देर के लिए विजुलाइज कीजिए कि 400 साल पहले हुंजा क्या होगा, और फिर हुंजा में आने वाले, इस मस्जिद में आने वाले जो नमाजी, और वो पूरा मतलब शायद आप तख़य्युल में भी नहीं ला सकते कि क्या उस वक्त का मंजरनामा होगा। ये औजार उस वक्त ज़माने में थे भी नहीं सर, बगैर औजार के ये काम इन्होंने, बगैर औजार के और इतनी नफासत के साथ कार्विंग, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त। और ये आप इसकी देखें ना, बिल्कुल ये, अच्छा ये इन्होंने बना है, ये तो वही है पुरानी, ये पुरानी है, ये पूरी पुरानी है सर। सिर्फ ये फ्लोर जो है ना, ये वुडन फ्लोर, ये इसके जो पिलर्स हैं ये सारे पुराने हैं। ओके, ये सारे, ये इंटैक्ट है? हाँ, ये इंटैक्ट है। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। तो डोरखन में जो टूरिस्ट है वो कितना आता है यहाँ पे, कितने लोगों को मालूम है ओल्ड इस सेटलमेंट का? ये कोई ज़्यादा लोग नहीं आते हैं सर, ये अभी रिसेंटली कोई एक आध कोई आया हो। लेकिन ये है कि अगर इसको मुकम्मल महफूज करके, और बेशक टिकट लगाएं कुछ भी हो, लेकिन इसको एक सस्टेनेबल मॉडल के तौर पे हम ये कर सकते हैं। हमारे जहन में एक आइडिया ये था कि हम जो दूसरे फोर्ट्स हैं उनसे ज़रा अलग इसकी रिहेबिलिटेशन करें। लाइक हमारे पास कोई इस सेटलमेंट के अंदर जो इंटैक्ट जो घर हैं, वो मस्जिद के अलावा जो घर हैं, अभी सामने आपको उस घर में भी दिखाया, लेके जाएंगे अंदर, तो ये कोई 18 से 20 के करीब घर अभी हमारे पास मौजूद हैं। मकामी जो आबादी है उसको ये एहसास है कि ये कितना कीमती है? मुकामी आबादी को शायद इतना उस लेवल पे नहीं, चूँकि अब आप जैसे मुझसे बेहतर समझते हैं कि हमारे जो कल्चर है, हमारी लैंग्वेज है, हमारी जो और जो इंडिजिनस प्रैक्टिसेस हैं वो आहिस्ता आहिस्ता एंडेंजर हैं। वो शायद मैं सफ़ीउल्लाह साहब, हमारी शायद आखिरी नस्ल है कि हमने वो प्रैक्टिसेस ख़ुद भी की और हम उस प्रोसेस से गुजरे हैं, और हमें एहसास भी है कि वो ज़िंदा रहे एटलीस्ट एक मॉडल की शक्ल में। लेकिन एक पूरी वेव, यानी पहले एक ये इमारतें मौजूद थी, ये सारी ओल्ड सेटलमेंट्स मौजूद थी, फिर एक मॉडर्निटी का दौर आया, बिल्कुल आया, इसमें लोगों को बड़ी स्पीड से आया, बहुत स्पीड से आया। लेकिन अब आप दोबारा से आपको एक नई वेव नजर आ रही है सफ़ीउल्लाह और उन जैसों, मतलब वो बिलाशुबा तादाद में इस तरह बहुत सैकड़ों लोग नहीं, अब सैकड़ों लोग तो ऐसा ऐसा तो बड़े हैं ना कि दोबारा से एक एहसास बढ़ा है ये चीज़ें बहुत कीमती हैं, ये बहुत बिल्कुल तालीम में भी एहसास बढ़ा है, तालीम में भी एहसास बढ़ा है। खासकर जो यंग स्लॉट है हमारे एक इंजीनियर हैं, ये आर्किटेक्ट हैं कमाल शाह साहब, और ये हमारी खुशकिस्मती है कि जो यंग स्लॉट जो इंजीनियर्स आ रहे हैं वो भी अब लोकल, हाँ, इसको वो प्रमोट करते हैं, वो खुद लोगों को एडवाइस करते हैं, कन्विंस करते हैं, कोशिश करते हैं कि लोग जो लोकल मटेरियल हैं अपनी कंस्ट्रक्शंस में वो इस्तेमाल करें और एनवायरनमेंट फ्रेंडली कंस्ट्रक्शंस करें। बिग जाइजेंटिक कंस्ट्रक्शंस, सीमेंटेड कंस्ट्रक्शंस, उनके नुकसानात जो हैं वो ये बताते हैं लोगों को कि इसके क्या नुकसानात है, इसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है, कितनी नहीं है, सीमेंट के नुकसानात क्या हैं, लोकल मटेरियल का इसकी इफादियत क्या है लोगों के लिए, उनकी ज़िंदगी पर इसके असरात क्या हैं, ये सब ये लोग, ये एक है बिल्कुल, ये एक फीलिंग है, लोग समझने लगे हैं। तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि यंग जो हमारी नस्ल है वो इस तरह आइडिया जी उसको आइडिया है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बात ये है, ये डोरखन है, और जब भी आप आते हैं हुंजा में तो अलियाबाद से जब आप गुजरते हैं तो अलियाबाद से गुजर के
साथ ही डोरखन की ये नीचे आबादी है, बहुत ही खूबसूरत कैफ़े है और साथ आप ये विज़िट कर सकते हैं। लेकिन अगेन पहाड़ों में आएँ, हुंजा आएँ, गिलगित बल्तिस्तान आएँ और इस तरह की जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, हम नॉर्मली तो कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान आए तो सिर्फ अपने फुट स्टेप्स छोड़ें, कोई चीज़ मत छोड़ें, इसको इसी तरह साफ़ सुथरा और ख़ूबसूरत रहना चाहिए। और जब किसी आर्कियोलॉजिकल इस तरह की साइट पे आएँ तो फुट स्टेप्स छोड़ें सिर्फ, इसके अलावा ले सांस भी आहिस्ता, वो वाला मामला होगा। यहाँ जो है वो आहिस्ता लें सांस भी, कि ये इतनी प्रीशियस हैं, इतनी खूबसूरत हैं और इनका ख्याल रखिए। और जब भी आइए तो यहाँ पे विज़िट ज़रूर कीजिए, अपनी इस हिस्ट्री को, इस आर्कियोलॉजी को, इन तमाम चीज़ों को जानिए। देखते रहिए सफ़र शर्त। वेलकम बैक। आपको तो पता है कि मौसम बदल चुका है और शुमाली इलाकाजात में बर्फबारी हो रही है, कहीं कहीं बारिश की भी पेशगोइयां हैं और लाहौर में भी कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले हल्की सी बूंदाबांदी हुई है। मौसम थोड़ा सा तब्दील हुआ है लेकिन सर्द मुस्तकिल तौर पर चल रहा है। तो ऐसे दिनों में अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ आपको बल्कि मुझे खुद भी। और ऐसे दिनों में जब मौसम तेज़ी से तब्दील हो रहा हो और उसमें कभी सर्दी कभी गर्मी हो रही हो तो उसमें आप बीमारियों की जद में बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो कोशिश करें, स्मॉग भी मौजूद है, सर्दी भी मौजूद है, गर्म कपड़े पहन के रखें, गर्म मशरूबात पिएं और उसके साथ साथ मास्क का इस्तेमाल करें। इसके साथ एक खबर जो कि मरी से आई है, जो कि हॉट स्पॉट होता है उन लोगों के लिए जो इन छुट्टियों के दौरान, दिसंबर की छुट्टियों के दौरान वहां जाने का इरादा करते हैं अपनी फैमिलीज के साथ, अपने दोस्तों के साथ। तो खबर यह है कि मरी में 6 दिन के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई है, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और सिर्फ फैमिलीज ही हैं जिनको दाखिले की इजाजत होगी, क्योंकि माल रोड पर अक्सर आपने देखा इतना रश होता है, इतना रश होता है, फैमिलीज कम और लड़के आपको ज्यादा दिखाई दे रहे होते हैं। तो अगर आप जाना चाहते हैं, उसके मौसम का मजा दोबारा करना चाहते हैं तो अपनी फैमिलीज को अपने साथ ही रखिएगा। दफा 144 का जो मकसद है वो और नए साल की आमद पर माल रोड पर रश कम करना है और उम्मीद करते हैं रश कम होगा, ना आप परेशान होंगे ना लोग परेशान होंगे और क्रिसमस, नए साल की खुशियां उसको दोबारा करने में मदद मिलेगी। इसके साथ साथ जो है कायद की सालगिरह भी है, उसको भी सेलिब्रेट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।